हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ इंडियन पॉलिटी। आज हम कवर करने वाले हैं पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमारा रहता है यूनियन। और इसमें भी आज हम देखेंगे कि प्रेसिडेंट के बारे में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसमें क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो यूनियन देख लेते हैं। यूनियन भाई हमारा पार्ट 5 है। आर्टिकल कवर करता है 52 से लेकर 151 तक। आप सभी को पता होगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ। सो इसमें 5 चैप्टर्स होते हैं भाई। पहला होता है एग्जीक्यूटिव, दूसरा हमारा हो गया पार्लियामेंट, तीसरा हो गया लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, फोर्थ हो गया भाई हमारा जुडिशरी, और फिफ्थ हो गया भाई हमारा कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो एग्जीक्यूट भाई, ये सबसे पहले तो देखो, तीन चीजें होती हैं हमारी। एक तो हो गया हमारा लेजिस्लेचर, एक हो गया हमारा एग्जीक्यूटिव, और एक हो गया हमारा भाई जुडिशरी। ये तीन है भाई हमारी कंट्री में। तो लेजिस्लेचर का क्या काम है भाई? ये कानून बनाता है। ये ये तो कानून बनाएगा। एग्जीक्यूटिव का क्या काम भाई? उस कानून को पारित करना या लागू करना, या फिर कह सकते हैं एग्जीक्यूट करना। अब जुडिशरी का क्या काम है भाई? जुडिशरी का काम है उस कानून के प्रति भाई न्याय देना सभी को। ये काम होता है जुडिशरी का, कि उस कानून का वोलेशन तो नहीं हो रहा है या फिर ऐसी कोई बात तो नहीं है। ये काम है जुडिशरी का। इन सभी के अपने अलग अलग काम है, और भाई ये एक दूसरे के काम में कोई मतलब दखल अंदाजी नहीं देते हैं। जैसे लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना, तो ना इसमें एग्जीक्यूटिव कुछ करेगा और ना जुडिशरी कुछ करेगा। और जुडिशरी का काम है कि भाई न्याय देना, तो इसमें ना लेजिस्लेचर बीच में आएगा ना एग्जीक्यूटिव बीच में आएगा। अभी हमने डीपीएसपी कवर किए, तो उसमें आर्टिकल 50 में दे भी रखा है कि भाई सेपरेशन, मतलब सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो अभी हम देख लेते हैं एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक कवर करता है। ये याद रखने की कोई जरूरत है नहीं वैसे। आप बस ये याद रखें कि यूनियन जो है वो पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, और आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक है। एग्जीक्यूटिव में क्या क्या है भाई? एग्जीक्यूटिव में हमारे आते हैं भाई प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट भी एग्जीक्यूटिव में है, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये सभी आते हैं भाई हमारे एग्जीक्यूटिव में। पार्लियामेंट में हमारे दोनों हाउसेज हो गए। लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ये क्या है भाई? इसमें एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 123, और ये क्या कहता है? ये ऑर्डिनेंस पावर को बताता है भाई प्रेसिडेंट की। आर्टिकल यही है, ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। चलो मिक्सअप नहीं करते हैं, इसको बाद में कवर करेंगे। सो अभी आ जाते हैं जुडिशरी पे। जुडिशरी क्या है कि भाई इसमें ओनली सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। हाई कोर्ट के बारे में पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो तब देखेंगे। तो अभी हमने पार्ट 5 में पढ़ना है सिर्फ हाई कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट्स के बारे में। अब लास्ट एंड द फाइनल फिफ्थ चैप्टर जो हमारा आता है यूनियन का, वो रहता है भाई हमारा कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। सो अभी बात कर लेते हैं एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट के बारे में। प्रेसिडेंट जो है हमारे, वो भाई आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक नहीं थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इनके अलावा इनकी जो पावर्स है वो आगे भी दी गई हैं, तो वो आगे देख लेंगे। सो इनको भाई हेड ऑफ द स्टेट बोला जाता है। नॉमिनल हेड भी हमारे प्रेसिडेंट ही होते हैं। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी प्रेसिडेंट रहते हैं, और सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज भी हमारे प्रेसिडेंट रहते हैं। सो हेड ऑफ द स्टेट और यूनियन तो आप समझ गए होंगे, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी समझ गए होंगे। नॉमिनल हेड से क्या मतलब है? नॉमिनल हेड भाई ये हमारे नामित हेड है, मतलब ये सिर्फ हमारे नाम नाम के हेड है। तो भाई रियल हेड कौन है? तो भाई हमारी कंट्री में रियल हेड होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब। इसी वजह से हमारे यहाँ पे चलती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ना कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ चलती है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती है भाई यूएस में, जहाँ पे अभी अभी इलेक्शंस हुए थे और डोनाल्ड ट्रंप जी ने इलेक्शन जीते हैं। सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस, ये भी हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। मतलब जो इंडियन आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, इन तीनों फोर्सेस के जो सुप्रीम कमांडर है वो प्रेसिडेंट होते हैं। इसी वजह से इनके जो ज्वाइनिंग लेटर्स वगैरह आते हैं, उन पे साइन भी प्रेसिडेंट के ही रहते हैं। सो आर्टिकल स्टार्ट करते हैं भाई। आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 हमारा क्या कहता है? देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो भाई, अभी तक हमने जितने भी पार्ट्स कवर किए हैं, जितने भी चैप्टर्स कवर किए हैं, उन सभी में क्या है कि जो पहला आर्टिकल रहता है भाई, अगर बैकग्राउंड से कुछ आवाजें आ रही है, सो सॉरी फॉर दैट। तो जो पहला आर्टिकल जो रहता है, वो हमारा भाई उस पार्ट को डिफाइन करता है या फिर उस चैप्टर को डिफाइन करता है। तो इसमें भी यही सेम चीज हो रही है। प्रेसिडेंट हमारा चैप्टर है, और आर्टिकल इस चैप्टर का तो पहला ही है। आर्टिकल 52 इस चैप्टर का पहला आर्टिकल है, वो प्रेसिडेंट को डिफाइन कर रहा है कि भाई देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। तो अभी हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, आर्टिकल 53 पे। ये क्या कहता है? ये कहता है कि भाई एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन शैल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट। यूनियन की जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो प्रेसिडेंट के पास होनी चाहिए। एग्जीक्यूटिव पावर से क्या मतलब है? मैंने अभी अभी बताया था आपको कि लेजिस्लेचर जो है वो हमारा कानून बनाती है।
एग्जीक्यूटिव जो है वो हमारे कानून को लागू करती है। तो किसी कानून को लागू करने की जो पावर है वो हमारे प्रेसिडेंट के पास है। वैसे रियल में तो वो पीएम के पास है, लेकिन जब तक किसी भी कानून पे हमारे प्रेसिडेंट के साइन नहीं हो जाते, किसी भी लॉ पे हमारे प्रेसिडेंट के साइन नहीं हो जाते, उस लॉ को पारित नहीं किया जा सकता। और मेन बात क्या है कि प्रेसिडेंट को साइन भाई करने ही पड़ते हैं इनके पास। मतलब वैसे तो भाई ऑप्शन है, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो ऑप्शन है, लेकिन वैसे ऑप्शन रहता नहीं है। आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि प्रेसिडेंट साइन नहीं करे, प्रेसिडेंट को साइन भाई करने ही पड़ते हैं। सो सुप्रीम कमांड ऑफ डिफेंस फोर्सेस होते हैं, ये आर्टिकल 53 में बोला गया है। अभी देख लेते हैं आर्टिकल 54 में। आर्टिकल 54 क्या कहता है भाई, ये इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में बताता है कि भाई इनके इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन शामिल है। इलेक्टोरल कॉलेज से क्या मतलब है, जैसे भाई आप एग्जाम्पल के तौर पे मान के चल लो भाई, ग्राम पंचायत के इलेक्शंस, इनमें क्या रहता है कि हम डायरेक्ट वोट करते हैं। हमारा भाई, हमारा सरपंच ये होना चाहिए, उसके लिए हम डायरेक्ट वोट करते हैं। लेकिन क्या प्रेसिडेंट के लिए डायरेक्ट वोट होती है हमारी कि भाई हमारा प्रेसिडेंट ये होना चाहिए? नहीं होती। तो फिर भाई उसे ही इलेक्टोरल कॉलेज बोलते हैं कि कौन कौन वोट करता है। इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं भाई, डायरेक्ट इलेक्शंस में पब्लिक डायरेक्टली वोट करती है, इनडायरेक्ट में पब्लिक वोट नहीं करती। तो फिर कौन कौन करता है वो भी देखें। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट के दोनों सदन है, लोकसभा एंड राज्यसभा, उनके इलेक्टेड मेंबर्स। याद रखना इलेक्टेड होने चाहिए, नॉमिनेटेड नहीं। नॉमिनेटेड इस इलेक्शंस में पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते, वो इस इलेक्शन से बाहर रहते हैं। ओनली इलेक्टेड मेंबर ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स, लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स के इलेक्टेड मेंबर्स भी इसमें हिस्सा रहते हैं। और स्टेट से क्या मतलब है, स्टेट से मतलब है भाई दिल्ली के लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स और पुडुचेरी के लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स, ये याद रखना। बाकी किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने देते, ओनली दिल्ली और पुडुचेरी के। सो अभी आ जाते हैं आर्टिकल 55 पे, जो हमारा कहता है कि भाई मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब अभी तो देख लिया इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन कौन कर सकते हैं, अभी देखेंगे कि भाई इलेक्शन फिर होते कैसे हैं। भाई प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से, ये मेन चीज़ है जो याद रखने की है। बाकी ये सीक्रेट बैलेट से होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी इलेक्टेड मेंबर जो है वो अगर किसी भी प्रेसिडेंट को वोट करके आ रहा है, तो वो बाहर आके नहीं बताएगा कि भाई उसने किसको वोट किया है। मतलब ये सीक्रेट बैलेट से होने चाहिए। इसी वजह से जो शेड्यूल 10 है हमारा, जो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में जो हमारा शेड्यूल 10 है, वो यहाँ पे वैलिड नहीं रहता, क्योंकि भाई बाहर आके कोई बताएगा ही नहीं, तो फिर डिफेक्शन का तो कोई काम ही नहीं। ये चीज़ है। अब ये आ जाते हैं आर्टिकल 56 में। आर्टिकल 56 हमारा क्या कहता है, द प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ही एंटर हिज ऑफिस। आर्टिकल 56 जो हमारा वो टर्म ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस के बारे में बताता है, जो कि हमारा 5 साल का रहता है। वो किस दिन से होगा भाई, जिस दिन उन्होंने शपथ ली है या फिर जिस दिन वो ऑफिस में एंटर करेंगे, उस दिन से अगले 5 साल तक उनका मतलब टर्म रहता है। अब भाई सभी का टर्म ही 5 साल तक रहता है, लेकिन राज्यसभा मेंबर्स का 6 साल तक टर्म रहता है। राज्यसभा मेंबर्स का भी 6 साल तक क्यों रहता है, क्योंकि भाई उनके हर 2 साल बाद 1/3 मेंबर्स को मतलब हटा दिया जाता है। अब जैसे मान लो एक अभी इलेक्ट हुआ है, तो अगले 2 साल बाद अगले 1/3 हटेंगे, उससे अगले 1/3 हटेंगे, फिर अगले 2 साल बाद इनका नंबर आएगा। तो ऐसे करके ये इनका जो टर्म है वो 6 ईयर्स तक का हो जाता है। तो ओनली राज्यसभा मेंबर्स का टर्म 6 साल का रहता है, बाकी सभी का 5 ईयर्स तक का ही है। अब प्रेसिडेंट जो है वो मतलब अपना जो त्याग पत्र है वो वाइस प्रेसिडेंट को सौंप के भी ऑफिस छोड़ सकता है। ये मतलब जैसे टर्म ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 56 का ही प्रोविजन है ये भी, कि वाइस प्रेसिडेंट को अपना त्याग पत्र दो और भाई अपना ऑफिस छोड़ के आप जा सकते हो। सो आर्टिकल 57 क्या कहता है भाई, ये कहता है प्रोविजन ऑफ री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब प्रेसिडेंट के री इलेक्शन हो, मतलब भाई एक प्रेसिडेंट जो है वो हमारा कितनी भी बार प्रेसिडेंट रह सकता है, 3 4 5 10 कितनी भी बार तक हमारा वो प्रेसिडेंट रह सकता है। उसके लिए कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि भाई सिर्फ 2 बार, जैसे यूएस में क्या है, यूएस में सिर्फ 2 बार ही प्रेसिडेंट बन सकता है। बराक ओबामा जी जो है वो कभी प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अभी अभी जीते हैं, तो फिर वो उनका भी 2 बार पूरा हो गया है, मतलब कि जो टाइम स्पेन है, इसके बाद वो दोबारा प्रेसिडेंट बन नहीं सकते कभी भी। तो अभी आ जाते हैं भाई हम आर्टिकल 58 पे, क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट।
प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। मतलब ऐसे तो है नहीं कि भाई आप कहोगे मुझे प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना है और आपको कहते हैं आ जा भाई ले हो जा खड़ा। नहीं, ऐसा नहीं होगा भाई, उनके लिए भी कुछ क्वालिफिकेशन सेट कर रखी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि सबसे पहले तो है भाई सिटीजन ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं है आप आए नेपाल से और बोलो कि भाई हमें इंडिया का नहीं भाई नहीं, आपको सिटीजन ऑफ इंडिया ही होना है। और 35 ईयर्स की एज होनी चाहिए आपकी मिनिमम। तो ये जो मिनिमम एज का जो प्रोविजन है, ये प्रेसिडेंट के लिए तो 35 ईयर्स का है। बाकी मेंबर ऑफ हाउसेज, कोई भी जो हाउस है उसके मेंबर बनने के लिए 25 ईयर का है। अगर आपको मतलब वोटिंग करनी है, आप वोट करने के लिए 18 ईयर्स का है। अगर आपको ग्राम पंचायत में खड़ा होना है सरपंच के चुनाव के लिए, तो उसके लिए जो प्रोविजन है वो 21 ईयर्स का है। सिर्फ दो ही, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, सिर्फ वो ही दो ऐसे हैं कि भाई जहाँ पे मतलब मिनिमम एज की रिक्वायरमेंट नहीं है। मिनिमम एज भाई आपकी मांगी नहीं जाती वहाँ पे होती है मैक्सिमम एज। हाई कोर्ट में मैक्सिमम एज होती है भाई 65 ईयर्स। सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम एज होती है 65 ईयर्स की। 65 ईयर्स की एज तक आप जज रह सकते हो। और हाई कोर्ट में जो ये एज रहती है, ये रहती है 62 ईयर्स की। 62 ईयर्स की एज तक आप वहाँ पे मैक्सिमम जज रह सकते हो, उसके बाद आपको रिटायर होना पड़ेगा। तो ये होती है वहाँ पे। अब क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल मतलब लोकसभा। लोकसभा के इलेक्शंस के लिए आप क्वालिफाइड होने चाहिए। मतलब भाई लोकसभा के इलेक्शंस के लिए भाई क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, इन सभी को मेंशन करने की बजाय उन्होंने डायरेक्ट यही लिख दिया कि आप लोकसभा के इलेक्शन के लिए भी क्वालिफाई होने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप भाई लोकसभा के मेंबर, इलेक्टेड मेंबर हो। अगर आप इलेक्टेड मेंबर हैं तो आपको फिर वहां से इस्तीफा देना पड़ेगा। उसके बाद ही आप प्रेसिडेंट के मतलब इलेक्शन वगैरह लड़ सकते हो। आपको वहां से छोड़ना पड़ेगा अगर हो भी तो। बस आपकी ये है कि आपकी क्वालिफिकेशन मांग रखी है कि हाँ भाई आप इलिजिबल होने चाहिए कि हाँ भाई मैं लड़ सकता हूँ चुनाव। और एक नो पोस्ट ऑफ प्रॉफिट होनी चाहिए। मतलब आपके पास कोई भी, जैसे किसी भी मतलब यूनियन गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से आपको कोई भी सैलरी वगैरह नहीं आनी चाहिए, आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए। तो ये होती है क्वालिफिकेशंस हमारे मतलब प्रेसिडेंट बनने के लिए। अभी आते हैं आर्टिकल 59 पे, जो कंडीशंस फॉर प्रेसिडेंट ऑफिस के बारे में बताता है कि भाई क्या क्या कंडीशन होती है प्रेसिडेंट ऑफिस की। तो सबसे पहली कंडीशन तो यही है कि वो ना कोई से भी हाउसेज का मतलब पार्लियामेंट के कोई से भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए, या फिर किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर नहीं होना चाहिए किसी भी स्टेट से। और इमोल्यूमेंट और अलाउंसेज जो है वो प्रेसिडेंट के इसके टर्म में कम नहीं होने चाहिए। भाई कम क्यों नहीं होने चाहिए, मतलब भाई एक तो सरकार ऐसा नहीं कर सकती कि भाई अच्छा आप काम नहीं कर रहे सैलरी काट लेंगे। नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो बिल्कुल टेंशन फ्री काम कर सकता है जब तक उसका टर्म रहेगा। उसकी सैलरी या फिर जो इमोल्यूमेंट्स हम होते हैं वो कम नहीं हो सकते। वो उतने ही रहेंगे या फिर उससे ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन कम नहीं हो सकते। और सैलरी कितनी रहती है, मतलब 5 लाख, 5 लैक्स प्लस अलाउंसेज, ये जो है ये इनकी सैलरी रहती है। और पेंशन कितनी रहती है, 50% ऑफ द सैलरी इनकी रहती है पेंशन। तो और इनकी सैलरी आती कहाँ से भाई, ये आती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में भी उस मतलब उस पार्ट से आती है जो नॉन वोटेबल पार्ट रहता है, जिस पार्ट का बजट में कोई वोट वगैरह नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि भाई उसी पार्ट से प्रेसिडेंट या फिर जो जजेस हैं उनकी सैलरी आती है, इसलिए वो नॉन वोटेबल पार्ट होता है बजट का। और नाम क्या है भाई, चार्ज्ड एक्सपेंडिचर। चार्ज्ड एक्सपेंडिचर है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, वहां से इनकी जो सैलरी है वो दी जाती है। और जो मतलब जैसे गवर्नर हैं हमारे स्टेट्स के, वो गवर्नर्स की सैलरी कहाँ से दी जाती है, उनकी दी जाती है भाई कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। सो अभी ज़्यादा डीप में नहीं जाके भाई आ जाते हैं आर्टिकल 60 पे। आर्टिकल 60 क्या कहता है भाई, ओथ और अफर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बताता है। ये क्या कहता है भाई, ये कहता है प्रेसिडेंट को जो ओथ दिलाएगा वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओथ दिलाएगा प्रेसिडेंट को। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एब्सेंस है, तो उनकी एब्सेंस में जो सुप्रीम कोर्ट का सबसे सीनियर मोस्ट जज होगा वो प्रेसिडेंट को ओथ दिलाएगा। ये होता है आर्टिकल 60। आर्टिकल 61 पे आ जाते हैं। ये क्या कहता है, ये आर्टिकल 61 बात करते हैं भाई इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट मतलब ये होता है भाई रिमूवल प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट को हटाने की प्रक्रिया। अब भाई
इसमें याद रखने की चीज़ तो सिर्फ यही है कि आर्टिकल 61 जो है वो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है। लेकिन इम्पीचमेंट होता कैसे है ये बता देता हूँ मैं आपको। जैसे भाई एक ही कंडीशन पे इम्पीचमेंट हो सकता है, अगर प्रेसिडेंट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका वॉयलेंस करता है तो ही ये इसमें इम्पीचमेंट लगता है। आज तक किसी भी प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट से नहीं हटाया गया है। इसको हटाने का प्रोसेस क्या है भाई? सबसे पहले तो ये किसी भी हाउस में मतलब आ सकता है ये बिल, कोई ऐसा जरूरी नहीं है बिल नहीं, मतलब ये चीज किसी भी हाउस में मतलब सबसे पहले आ सकती है कि हाँ भाई हमें प्रेसिडेंट को हटाना है। तो उसमें जो जिस भी हाउस में आएगी उसमें सबसे पहले तो 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा कि हाँ भाई ऐसे ऐसे ये बात है, हम प्रेसिडेंट को हटाना चाहते हैं। और फिर क्या करेंगे? फिर करेंगे कि उस हाउस में 14 दिन बाद ये बिल लाया जाएगा और 1/4 मेंबर से साइन करवाया जाएगा। अगर 1/4 मेंबर्स ने साइन कर दिए तो फिर माना जाएगा कि हाँ भाई मतलब कुछ तो बात है, 1/4 मेंबर अगर साइन कर रहे हैं तो भाई मतलब सीरियस है, बात थोड़ा देखना पड़ेगा ये। उसके बाद स्पेशल मेजोरिटी से इसे हटाया जाएगा। तो जैसे मान लो अभी लोकसभा में ये बिल पास हुआ कि हाँ भाई 1/4 मेंबर ने साइन भी कर दिए और ये देख लिया कि हाँ भाई ये तो सीरियस है, थोड़ा देखना पड़ेगा, तो फिर दोबारा लोकसभा के 2/3 मेंबर से साइन करवाए जाएंगे, स्पेशल मेजोरिटी से पास करवाया जाएगा। फिर उसके बाद राज्यसभा में ले जाया जाएगा, वहां पे 2/3 मेंबर से पास करवाया जाएगा, तब जाके इम्पीचमेंट होगा प्रेसिडेंट पे। सो ये प्रोसीजर रहता है प्रेसिडेंट का। और इन पे इनके टर्म के दौरान ना कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो सकती है और सिविल प्रोसीडिंग्स हो सकती है। सिविल प्रोसीडिंग मतलब भाई जैसे टैक्स वगैरह ना भरे या फिर ये चीज ना करे, तो उसमें भी क्या रहता है कि 2 महीने का नोटिस दिया जाएगा और इनके टर्म के दौरान इन्हें जेल भी नहीं हो सकती। ये इनके प्रोविजंस रहते हैं। अभी आ जाते हैं भाई आर्टिकल 62 पे। ये क्या कहता है कि इलेक्शंस फॉर वैकेंट पोस्ट, अगर कोई पोस्ट खाली हो जाती है तो उसके लिए क्या है मतलब इलेक्शंस का प्रोविजन हमारे आर्टिकल 62 में दिया गया है। ये टर्म के खत्म होने से पहले, अगर मतलब जैसे मान लो सिंपल जैसे भाई 5 साल पूरे होने वाले हैं भाई प्रेसिडेंट के, तो 5 साल पूरे होने से पहले ही इनका इलेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई 5 साल कंप्लीट हो गए अब 2-4 दिन या 10 दिन हमारी मतलब जो वैकेंसी है प्रेसिडेंट की वो सीट खाली है और फिर इलेक्शन करवा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा। वो टर्म के कंप्लीट होने से पहले ही इलेक्शन होने चाहिए। और अगर इंस्टेंट पोस्ट खाली हो जाती है मतलब भाई डेथ की वजह से या रिमूवल रिजिग्नेशन की वजह से इंस्टेंट पोस्ट खाली हो जाती है तो वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट को होल्ड करेंगे। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी छुट्टी पे हैं तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पोस्ट को होल्ड करेंगे। अगर वो भी छुट्टी पे हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर मोस्ट जज है वो प्रेसिडेंट के लिए मतलब वो करेगा। और अगर जैसे मान लो कि भाई एकदम मतलब डेथ या फिर रिमूवल की वजह से, मैं एग्जांपल ही देख के बता देता हूँ। हमारे जो थर्ड प्रेसिडेंट थे जाकिर हुसैन जी, जाकिर हुसैन जी की मृत्यु हो गई थी, मतलब उनकी डेथ हो गई थी। तो फिर उसके बाद जो वाइस प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट कौन थे हमारे उस टाइम? वीवी गिरी जी। वीवी गिरी जी थे वो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए चले गए तो अभी सीट खाली हो गई। उस समय पहला जो चीफ जस्ट मतलब जो पहला प्रेसिडेंट बना था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एम हिदायतुल्ला थे। वो पहले प्रेसिडेंट बने थे, मतलब वो ऐसे प्रेसिडेंट थे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे लेकिन प्रेसिडेंट के मतलब तौर पे उन्हें एक्ट करना पड़ा था। और ये भी बात दी गई है कि भाई 6 महीने के अंदर ही इलेक्शन हो जाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई अब जैसे वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कर रहा है तो भाई मतलब मान लो ट्रम्प रह रहा है 3 साल का, 2 साल मतलब जैसे अभी कोई प्रेसिडेंट हमारा इलेक्ट हुआ, वो भाई 2 साल बाद उसकी डेथ होगी, तो ऐसा नहीं है कि अगले 3 साल तक वाइस प्रेसिडेंट भाई प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेगा फिर 3 साल बाद इलेक्शन हो, नहीं भाई वो वाइस प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेगा लेकिन 6 महीने के अंदर दोबारा इलेक्शन होके वो सीट, वो वैकेंट सीट जो है वो भरी जानी चाहिए। तो यहाँ तक थे भाई हमारे प्रेसिडेंट के बारे में। अभी इसके बाद पावर्स मैं बता चुका हूँ पहले, ये बाद में भी है तो अभी एक ही पावर कवर कर लेते हैं, पार्डन पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 72 में है हमारी पार्डन पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब क्षमा देने की पावर। ये क्या है भाई कि प्रेसिडेंट शैल हैव द पावर टू ग्रांट पार्डन्स, reprise, respite or remission of punishment, or to suspend, remit or commute the sentence of any person convicted of any offense। ये क्या कहता है भाई? आर्टिकल 72 कहता है कि प्रेसिडेंट के पास जैसे मान लो अभी आप गए हाई कोर्ट के पास, हाई कोर्ट ने आपको सजा दे दी कि भाई ये तो इसे तो भाई फांसी देनी पड़ेगी भाई, नो ऐसे बात नहीं बनेगी। तो भाई फिर आप गए सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया ना ना भाई तू तो भाई
मतलब आपने तो क्राइम कर रखा है और ऐसे ऐसे भाई आपका तो सिर्फ एक ही प्रबंध है, आपको तो भाई फांसी देनी पड़ेगी। तो उसके बाद भी हमारे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने एक रास्ता में दिया है प्रेसिडेंट के पास जाने का। आप प्रेसिडेंट के पास जा सकते हो कि सर ऐसे ऐसे बात है और ये कुछ हो रहा है, आप एक बार इस पे नजर मारिए और अगर मैं मतलब दोषी नहीं हूँ तो मेरी थोड़ी सी मतलब हेल्प कीजिए। तो वो प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट आपको माफी दिला सकते हैं, ये प्रेसिडेंट की पावर है। अब ग्रांट पार्डन से क्या मतलब है कि इससे तो भाई की है कि भाई सब कुछ ही माफ कर दिया आपको। 2 साल की जेल थी, 10 की थी, 15 की थी, 20 की थी, या फिर मृत्यु दंड था, या फिर जो भी था वो सब माफ। मौज ले जिले अपनी जिंदगी। उसके बाद भाई रेप्राइज में क्या आता है, रेप्राइज में आता है कि भाई जैसे मान लो आपको मिली है भाई फांसी की सजा दी गई है आपको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो रेप्राइज में रहता है कि अभी फांसी नहीं भाई, 2 महीने रुक जाओ, हम 2 महीने देख लेते हैं, उसके बाद फांसी दे देना, मतलब सजा को होल्ड पे रख देना, ये होता है रेप्राइज में। रेस्पाइट में क्या है, रेस्पाइट में रहता है कि भाई अगर आपकी मान लो जैसे 20 साल की सजा है और देखी कि यार हालत बहुत खराब है इस बंदे की, तो ऐसे ऐसे ये कंडीशन है, तो वो आपको सजा आपकी कम कर सकते हैं, 10 साल कर सकते हैं। रेमिशन में क्या है, रेस्पाइट में तो हेल्थ देख के आपकी सजा कम हो सकती है, रेमिशन में आपकी वैसे ही सजा कम कर देंगे कि हाँ चल ठीक है भाई, तेरी 20 साल की सजा थी, तू 10 की कर ले। और कोम्यूट में क्या है, कोम्यूट ऑफ द सेंटेंस, इससे क्या मतलब है, इससे मतलब है कि भाई आपको अगर फांसी की सजा दी गई है तो कहते हैं यार फांसी तो इस क्राइम के लिए कुछ ज्यादा ही हो गया, चल तू 10 साल की सजा काट ले, मतलब 10 साल जो सजा कम करना जिसे कहते हैं वो कम्यूट उसका मतलब रहता है। सो यही था भाई प्रेसिडेंट आपका। वैसे तो मैं सोच रहा था कि भाई प्रेसिडेंट के साथ साथ गवर्नर भी कवर करवा दिया जाए, क्योंकि गवर्नर और प्रेसिडेंट के जो आर्टिकल्स हैं वो लगभग सेम रहते हैं। तो फिर मगर नहीं, चलो एक बार देख लेते हैं कि भाई क्या मतलब गवर्नर की क्या कुछ आर्टिकल है। तो जैसे हमारा यूनियन है पार्ट 5 में, वैसे ही हमारा स्टेट है पार्ट 6 में। और पार्ट 6 में स्टेट, इसके 5 चैप्टर है पार्ट 5 में, और स्टेट जो है उसके 6 चैप्टर हैं। 6 चैप्टर कौन से हैं भाई, एक तो हो गया जनरल, एक भाई एग्जीक्यूटिव स्टेट का, स्टेट लेजिस्लेचर, फिर लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर, फिर हाई कोर्ट आ गया, फिर सबॉर्डिनेट कोर्ट्स आ गए। ये 6 चैप्टर होते हैं। तो इसमें जो पहला चैप्टर रहता है भाई वो जनरल रहता है, उसका कोई ऐसा खास काम है नहीं। फिर एग्जीक्यूटिव आता है, एग्जीक्यूटिव में क्या क्या रहते हैं, एग्जीक्यूटिव में भाई गवर्नर, सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और एडवोकेट जनरल। पार्ट 5 में हमारे क्या आ रहे थे, अटॉर्नी जनरल, इसमें आता है एडवोकेट जनरल। तो अभी देख लेते हैं कि भाई आर्टिकल हमारा जो है 153 क्या कहता है। 152 से स्टार्ट होता है हमारा पार्ट, मतलब जो 6 पार्ट है 152 से स्टार्ट होता है, लेकिन 152 में सिर्फ डेफिनेशन ऑफ स्टेट है। तो रियल जो है वो 153 से स्टार्ट होता है। 153 में क्या है कि भाई 52 में बताया गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 153 में बताया गया कि देयर शैल बी अ गवर्नर ऑफ स्टेट। आर्टिकल 53 में एग्जीक्यूटिव पावर, 154 में एग्जीक्यूटिव पावर है गवर्नर की। लेकिन आर्टिकल 54 में इलेक्टोरल कॉलेज है। अब बात क्या है कि गवर्नर के कोई इलेक्शन नहीं होते भाई, गवर्नर को मतलब प्रेसिडेंट ही जैसे अपॉइंट करता है कि हाँ भाई इस स्टेट का ये गवर्नर है, तो इसके ना कोई इलेक्शन नहीं होते। तो इलेक्टोरल कॉलेज तो गया क्योंकि इलेक्शन नहीं होते, तो ये भी गया। और मैनर ऑफ इलेक्शंस भी गए क्योंकि इलेक्शन इसलिए नहीं होते, तो भाई इन प्रोविजंस मतलब ये आर्टिकल तो होने ही नहीं है। तो इनके अलावा सीधा एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 155, जो कि कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, गवर्नर के अपॉइंटमेंट के बारे में। फिर आर्टिकल 56 में टर्म ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस है, तो आर्टिकल 156 में भी टर्म ऑफ गवर्नर ऑफिस है। आर्टिकल 157 सॉरी आर्टिकल 57 क्या कहता है, प्रोविजन ऑफ री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब वही बात, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के बारे में बता रहा है, लेकिन भाई गवर्नर के तो इलेक्शंस ही नहीं होते, तो री इलेक्शंस की तो कोई बात ही नहीं, तो ये आर्टिकल भी स्किप कर दो। 157 में क्या आएगा फिर, क्वालिफिकेशन फॉर गवर्नर, क्वालिफिकेशन फॉर गवर्नर आ जाएगा। 158 में क्या आएगा, कंडीशन फॉर गवर्नर ऑफिस आएगा। 159 में क्या आएगा, ओथ ऑफ गवर्नर आ जाएगा। अब 160 में क्या आएगा, 61 में इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट है। तो भाई गवर्नर का क्या है कि गवर्नर इम्पीचमेंट नहीं होती गवर्नर की, गवर्नर प्रेसिडेंट का मन करता है तब गवर्नर को हटा देते हैं कि भाई अब अच्छा काम नहीं आ रहा, ले भाई साइड, तो ऐसा रहता है। तो इसीलिए आर्टिकल 160 क्या कहता है कि डिस्चार्ज ऑफ गवर्नर, गवर्नर को हटा देना। आर्टिकल 72 में जैसे पार्डन पावर है, वैसे ही आर्टिकल 161 में भी पार्डन पावर है गवर्नर की।
और गवर्नर की पार्डन पावर से क्या मतलब है कि भाई गवर्नर के पास वो सभी पावर्स होती हैं, पार्डन पावर्स होती हैं जो प्रेसिडेंट के पास होती हैं, छोड़ के कुछ को, और कुछ से क्या मतलब मिलिट्री पावर, इमरजेंसी पावर और मृत्युदंड पावर, मतलब वो कैपिटल पनिशमेंट। इन तीनों को छोड़ के गवर्नर के पास भी वो सारी पावर्स हैं जो प्रेसिडेंट के पास है। और एक एक रह गया हमारा आर्टिकल 162। 162 में क्या है कि एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट। ये और देख मतलब ये सभी बाद में कवर हो जाएंगे, मैंने जस्ट आइडिया दिया है ताकि आपको यहाँ से भी थोड़ा याद रह सके। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज हमने देखा प्रेसिडेंट के बारे में और थोड़ा बहुत गवर्नर के बारे में भी कवर किया है। वाइस प्रेसिडेंट भी प्रेसिडेंट से रिलेट होके ही याद किया जा सकता है, लेकिन भाई अभी मिक्सअप नहीं करेंगे, ये साथ साथ चलेगा। और बात क्या है कि भाई अगर आप पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से कर लेते हो, पार्ट 5 अगर आपका अच्छे से हो गया, तो पार्ट 6 में आपको कोई परेशानी नहीं होती। ऐसे ही अगर पार्ट 6 हम याद भी नहीं करते हैं तो पार्ट 5 से आइडिया लगा के वो आर्टिकल हम निकाल सकते हैं। तो ये सभी देखेंगे बाद में। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए इनकी, तो भाई वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम चैनल का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।